नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मसले की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित कर दिया है। पूरे देश भर में 12 राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जिनका देश और समाज के प्रति विशिष्ट योगदान रहा हो। कानून के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य नामित किया है। रंजन गोगोई ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब विवाद इस बात का है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने देश में आला तरीन मसलों पर बेहद अहम फैसले दिए हों, बड़े से बड़े विवादित घोटाले, घपले, जांच एजेंसियों की लड़ाई, जजों की मौत, इन सब मसलों को लेकर जिस जज ने फैसले दिए हों और नवंबर में उनका रिटायरमेंट रहा हो और मार्च में उनको राज्यसभा मिल जाना, इसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी इस देश में छिड़ गई है। गोगोई को लेकर एक गदर राजनीतिक पार्टियों में छिड़ी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि रंजन गोगोई और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने सत्ता पक्ष के हिसाब से फैसले दिए और उन फैसलों का इनाम के तौर पर उन्हें राज्यसभा की सीट मिली। रंजन गोगोई वही हैं जो जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ हुई एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और भारत में लोकतंत्र को खतरे में बता रहे थे। फिर जब चीफ जस्टिस बने तो उनके ऊपर जो सबसे गंभीरतम आरोप लगा था वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का था, वो भी अपने ही स्टाफ की एक कर्मचारी के साथ। भारत के किसी सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ये अब तक का सबसे गंभीरतम आरोप पद पर रहते हुए लगा। हालांकि उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट के ही एक पैनल के जरिए उन्हें क्लीन चिट मिली, लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई अपने बड़े और ऐतिहासिक फैसले के लिए जाने जाते हैं, जिसमें राफेल का मसला, अयोध्या वर्डिक्ट, 370 के मसले, जस्टिस लोया का मसला, कन्हैया कुमार पर को लेकर हुए केस के मामले और ये सीबीआई वर्सेस सीबीआई का जो कुछ भी प्रकरण था वो, ये सब बेहद अहम मसले रहे हैं जिसको रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल के दौरान सुना और फैसले दिए। लिहाजा इस सबरीमाला का भी एक मुद्दा इसमें सम्मिलित है। लिहाजा विपक्ष का ये आरोप लग रहा है, लेकिन रंजन गोगोई पहले ऐसे जज नहीं है। इस देश के इतिहास में कई ऐसे जज मिलेंगे जिसमें रंगनाथ मिश्रा भी एक बड़ी भूमिका में है। इसके पहले भी 3-4 जज और हैं जिन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ली या फिर उपकृत किए गए। उपकृत होने वाले सिर्फ जुडिशरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में तो इसकी लंबी फेहरिस्त है कि रिटायरमेंट के बाद कितने बड़े बड़े पद लिए जाते हैं। तो ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब का चलन है। अरुण जेटली जब तक जीवित थे वो इस व्यवस्था का विरोध करते थे और उन्होंने कहा था कि जब भी कोई न्यायाधीश रिटायर हो तो 2 साल तक उसको कोई भी सार्वजनिक पद ना दिया जाए, इसका एक कानून इस देश में बनना चाहिए। पीयूष गोयल भी 2013 तक इस बात के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन वक्त हालात बदले हैं, अब परिस्थितियां भी बदली हैं, राजनीति भी बदली है, दौर भी बदला है। तो जो काम कांग्रेस ने किया है तो बीजेपी क्यों पीछे रहे, उसने भी कर दिया है। गोगोई कह रहे हैं कि वो ओथ लेने के बाद बताएंगे कि उन्होंने ये पद क्यों स्वीकार किया है। तो अब इस पर भी मसला इस पर भी एक बड़ा विवाद है। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप पहले ये कुछ बयान सुन लें। इनके कई ऐसे फैसलों से सरकार को, मौजूदा मोदी सरकार को पॉलिटिकली फायदा मिला है, चाहे वो सीबीआई का केस हो, अयोध्या बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो या रफाल का मामला हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिस्टर गोगोई इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर कबूल करते हैं तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और कई सवाल निशान उठेंगे। खुद जस्टिस रंजन गोगोई ने, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ट्राइब्यूनल्स की नियुक्तियों का मुकदमा सुनते हुए कहा था कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो जजेस को दिए जाते हैं वो प्रजातंत्र पर धब्बा हैं। आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी की नियुक्ति के बारे में इन्हीं बातों को समेत जो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी ने कही थी उस पर आंख लेना चाहिए। आज हर व्यक्ति को देश के विचार करने और मंथन करने की आवश्यकता है। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि जुडिशरी का अंतिम किला भी आज ढह गया है। इसी मसले पर आज हम एक बड़ी डिबेट आयोजित कर रहे हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी से हैं, असीम वकार AMIM से हैं, मनीष हिंदवी जी हैं मेरे साथ, प्रिंस लेनिन जी हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, CB पांडे साहब पूर्व जज हैं मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं,
कांग्रेस के नेता अरुण त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी से मेजर आशीष चतुर्वेदी और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, आखिर क्या ऐसा कारण था कि पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने नामित किया राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, और आप लोग इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर आरोप लग रहा है बीजेपी और केंद्र सरकार पर। देखिए ब्रजेश जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको नियुक्त किया है, और जैसा कि आपने भी अपने ओपनिंग डिबेट में यही कहा कि विशिष्ट क्षेत्रों, विभिन्न क्षेत्रों में जो विशिष्ट काम लोग करते हैं, ऐसे 12 लोग को महामहिम राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। वो खेल का हो सकता है, कला का हो सकता है, न्याय के क्षेत्र में हो सकता है। तो न्याय के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वो चीफ जस्टिस रहे हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और माननीय महामहिम जी ने उनको नियुक्त किया है। तो हमको लगता है आपका कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं कंप्लीट करूंगा इस चीज को कि उन्होंने नियुक्त किया है, और हमको लगता है कि अगर नियुक्ति से संबंधित कोई तकनीकी मामला हो सवाल उठाने लायक, तो सवाल उठाया जा सकता, उठाए लोग। लेकिन इसलिए कि उन्होंने कुछ फैसले किए थे, उनके समय में कुछ फैसले हुए थे, तो क्या चीफ जस्टिस रहते हुए कौन सा चीफ जस्टिस ऐसे हुए जिनके समय में फैसले नहीं होंगे? और फैसले क्यों नहीं होंगे? फैसले होंगे ही होंगे। और अभी कुछ लोगों ने कांग्रेस के सुरजेवाला जी का बयान आपने दिखाया, मैं जरूर उस पर कमेंट करना चाहता हूं कि सुरजेवाला जी का बयान मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब वो चीफ जस्टिस बनाए गए थे, तब उन्होंने कहा था कि अब ऐसे व्यक्ति चीफ जस्टिस बने हैं कि न्याय की रक्षा अवश्य होगी। और रंजन गोगोई जी के अगर पृष्ठभूमि में चलेंगे तो उनके पिताजी कौन थे? कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे आसाम के। यानी कांग्रेस जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो कहती है कि न्याय की रक्षा होगी, जब वो प्रेस वार्ता करते हैं तो तब वो उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो क्या जब कांग्रेस के मन के विपरीत, कांग्रेस की इच्छा के विपरीत कोई फैसला, एक बड़ा तार्किक सवाल है और आज के वक्त में बड़ा मौजूद है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जुडिशियरी में कोई भी हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्या पोस्ट रिटायरमेंट जॉब सरकारों को जुडिशियरी में जो रिटायर होने वाले जज साहबान हैं उन्हें देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, एक बात कह के मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। क्या कांग्रेस के इच्छा के अनुकूल जब कोई डिसीजन नहीं आएगा, कोई वर्डिक्ट नहीं आएगा, तो वो व्यक्ति विवादास्पद हो जाएगा या वो न्याय नहीं कर रहा है ऐसा तय हो जाएगा? सुरजेवाला जी के बयान से तो यही लगता है। दूसरी बात आपने जो पूछा, देखिए मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पोस्ट रिटायरमेंट मेरा बस ये मानना है कि जो चीज नियम के विपरीत नहीं है वो दी जा सकती है और उस अनुसार दी गई है। और इसके लिए डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके अगर आप डिबेट आमंत्रित करेंगे तो जरूर मैं अपना राय रखूंगा। ऑलराइट, वेरी गुड, ऑलराइट, ओके। असीम साहब, बहुत स्वागत आपका। ओवैसी साहब को मैंने अभी सुना, आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई जज हैं तो उन्हें फैसला करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो मुकदमे आए उसकी सुनवाई दी, उन्होंने फैसला दिया, और अब भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि न्याय के क्षेत्र में उनका योगदान बड़ा अविस्मरणीय रहा है, तो उनको राज्यसभा में नामित कर दिया है। आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए ब्रजेश भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 2-2.5 मिनट जरूर दे दीजिएगा बोलने का, टोकिएगा नहीं। मैं नहीं टोकूंगा, आप बोलिए। ये वही जज हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत खतरनाक तरीके से हिंदुस्तान में एक मैसेज गया था कि लोकतंत्र खतरे में है और देश खतरे में है, और हर तरफ हाहाकार मच गई थी। तो क्या उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस बन गए तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? अभी उसी सरकार के तो हैं ये। इन्हीं ने अपने इस फैसले से साबित कर दिया है कि राजनीतिक लोग ही पलटी नहीं मार सकते हैं, कोई भी पलटी मार सकता है। सर ठीक है सर, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूं। हाँ बताएं, आप बोलिए सर। देखिए, जस्टिस लोकुर का आपने अभी जिक्र किया, बहुत अच्छा शब्द उन्होंने ये कहा, जस्टिस लोकुर ने ये कहा कि अब न्यायपालिका की निष्पक्षता पे सवाल खड़ा हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं देश को, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, मेरे पास सबूत भी है कई जगह, तो मैं आपको डिबेट के बाद वो दे दूंगा, सब जान सकते हैं, सब देख सकते हैं। सर 25 नवंबर 2018 को रंजन गोगोई साहब ने प्रधानमंत्री को डिनर पे बुलाया था, और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अदालत देखना चाहते हैं, 1 नंबर कोर्ट देखना चाहते हैं। दोनों लोग गए, उस अदालत में गए 1 नंबर में,
आधे घंटे तक दोनों अंदर रहे, अकेले रहे, बंद हो गया दरवाजा। क्या बात हुई किसी को नहीं पता। मैं गुजारिश करूंगा मोदी जी से, अंदर क्या बातें हुई हो बताइए। पर यह बात तो सबको पता है कि उस कोर्ट नंबर 1 प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे आधे घंटे अलग? मैं मालूम होना चाहिए देश को। भाई सीधी सी बात है, वो जस्टिस जिसने अयोध्या में जो मस्जिद गिराई गई उसको क्रिमिनल एक्ट बना, मस्जिद नहीं, विवादित जिन्होंने ढांचा। ये कहा, ब्रजेश जी मेरी आपत्ति जिन्होंने नहीं, ये शब्द कहा, की आप नोट आपत्ति कर है। लीजिए। कोर्ट ने कहा था विवादित ढांचा, इनसे ओके, कहिए ठीक है, गलत ना बोले। देखिए, जिन्होंने ये कहा, आपके जो पास अब कोर्ट- 1 मिनट कोर्ट बचा, आप की अवमानना complete न करें। करें। नहीं सर विवादित जिन्होंने- ढांचा। नहीं, जिस जज ने ये बात कही कि मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता और उसके बाद में तोड़ने वालों को ही दे दिया। सर रफेल में सारी प्लेंट खारिज कर दी। वो लोग बैंक चोर, यस बैंक जिन्होंने खा लिया, लूट लिया, वो लोग इन्वॉल्व थे। आपने सारी प्लेंट खारिज कर दी। दुनिया जानती है कि रफेल में घोटाला हुआ, सब जानते हैं हुआ। जस्टिस लोया का केस का क्या हुआ सर? अपने ही बराबरी के, अपने ही साथ के जज फ्रेटर्निटी के जी सर, उनकी जांच नहीं कराई जा रही है सर 370 की जब पिटीशन गई तो उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। सर ये जज हैं। कन्हैया कुमार वाला मामला जब सामने पहुंचा तो एसआईटी नहीं बनाई मेरी गई, एक आपत्ति इनकार कर बस दिया 30 गया। सेकंड और अपनी बात ब्रजेश जी खत्म मेरी करें। एक आपत्ति है, इस तरह से अदालतों की अवमानना कर रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के। बोलें उचित आप नहीं। अपनी बात। मैं- ये कोई मैं- अवमानना नहीं, मैं- बोलें जिस तरीके आप से दबाव कह में रहे आप हैं, बोलें, आप वो- बोलें। वो- मैं मुझे लगता है लेनिन साहब को मैं बोला। पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा नहीं, हूं। मनीष जी, नहीं, एक ये सेकंड अच्छी नहीं रुकिए, बात, एक सेकंड। अवमानना कर रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट ये करो, जल्दी कंप्लीट जिस जल्दी तरह से कंप्लीट हर करो। सवाल जिस जज हाँ, ने- मैं ले ये लूंगा। अवमानना कर रहे हैं ना। जिस जज ने ये अभी बात, अवमानना होगा, इस जिस पर जज अवमानना ने- कर रहे हैं। अभी आपके सामने अवमानना सुन कर के रहे हैं। और बात जिस जज ने- कंप्लीट जल्दी कंप्लीट करिए। मतलब एक हाँ, आगे शहर बोलिए। की पार्टी के आगे लोग बैठ के बोलिए। आपके चैनल पर मुझे कंप्लीट जिस करिए। तरीके हाँ, से अवमानना आप कर बोल रहे हैं, ये दीजिएगा, अच्छी आप बात बोल नहीं है। दीजिएगा। एक जिस शहर जज की ने पार्टी के अपने फैसले में ये कहा कि नहीं ठीक है। रिटायरमेंट के बाद जजेस को कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए, धब्बा है वो। हाँ, और वो खुद आज पद ले रहे हैं। ओके, ऑलराइट। आप अंदाजा लगाइए कि कहने मेरे में साथ सीबी और पांडे करने साहब में हैं, क्या फर्क है। फार्मर जज हैं। हाँ, आपको फिर मैं मौका दूंगा ना। ओके, सीबी पांडे साहब मेरे साथ हैं, फार्मर जस्टिस हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। पांडे जी, आज जब पोस्ट रिटायरमेंट जॉब यानी एक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर राष्ट्रपति ने नामित किया रंजन गोगोई, सवाल तमाम उठाए जा रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जजों को कम से कम 2 वर्ष तक कोई रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं लेनी चाहिए, इस पर कोई कानून बने, या रंजन गोगोई ने वाकई में कानून के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया, उनको नामित किया गया, उन्होंने सार स्वीकार किया? आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसे? ब्रजेश जी, देखिए, जहाँ तक संवैधानिक दृष्टिकोण है, अभी संविधान भी यही है कि किसी को पोस्ट रिटायर बेनिफिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है और संविधान इसकी अनुमति देता है, नंबर 1। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉ कमीशन ने शुरू से, फर्स्ट लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि पोस्ट रिटायरल पोस्ट जो है जजेस को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी जो न्यायपालिका के प्रति लोगों का जो आम विश्वास है उस पर ये लगता है कि किसी पद के नाते इन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दे दिए। और आप जानते ही हैं कि सरकार 75% मामलों में सरकारी पक्षकार रहती है। अगर सरकार के उपकृत होना है उनको, तो निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में देंगे। इसलिए लॉ कमीशन ने ऐसा रिकमेंड किया कि नहीं लेना चाहिए। जेटली साहब का जिक्र आपने भी कहा, वो खुद कहते थे कि 2 साल तक नहीं लेना चाहिए। बहुत बार, एक बार जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल जो अपना उनके कमेटी होती है, उन्होंने कहा कि हमें नहीं लेना चाहिए, और 2-4 चीफ जस्टिस हुए हैं जिन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं लेना है ये पोस्ट रिटायर बेनिफिट। हालांकि ये अलग बात है कि 100 सुप्रीम कोर्ट के 100 जजों में से 70 जजों ने पोस्ट रिटायर बेनिफिट लिया है और लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा इशू है। इशू ये है कि गोगोई साहब को इस समय क्या पोस्ट रिटायर बेनिफिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, पोस्ट रिटायर बेनिफिट नहीं है, एक तरह से इनको पॉलिटिकल असाइनमेंट दिया गया है। खाली पोस्ट का सवाल नहीं है। पोस्ट तो बहुत लोग ले लेते हैं, बहुत सारे ट्राइब्यूनल कमीशन इसकी पोस्ट है, तो वो एक अलग बात है, उसके नियमों के तहत उसमें काम करते हैं, उस स्टैट्यूटरी प्रोविजन होता है, उसके तहत में काम करते हैं। लेकिन आप यहाँ राज्यसभा का मेंबर बने, राज्यसभा में आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? एज ए जज वहाँ वकीलों की कमी नहीं है, लॉ जानने वाले लोइंग पर्सन की कमी नहीं है, और आप एज ए चीफ जस्टिस वहाँ कोई कंट्रीब्यूशन आपका होने नहीं जा रहा है। आपने किन कारणों से ये लिया? खास करके ऐसे मामलों में देखिए, 2 मामले बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। वो दोनों मामले इसलिए महत्वपूर्ण थे कि उसमें पूरे देश के लोगों की नज़र थी। पहला तो बाबरी मस्जिद वाला मामला था अभी ये, और एक बुरी कहने के, हम जितने भी सुंदर शब्दों में कहें, लेकिन पूरी एक 2 कम्युनिटी का, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी का इस पर नज़र थी। और मुस्लिम कम्युनिटी को अब ये सवाल उठाने का पूरा मौका मिला
कि हो सकता है कि गोगोई साहब ने सरकार के कहने पर उनके पक्ष में फैसला दिया। आज उनका एक सवाल उठेगा तो इसका जवाब गोगोई साहब क्या देंगे, क्या वो इस पोजीशन में होंगे कि गोगोई साहब इस फैसले को दे देंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला था कि राफेल के मामले में सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी का सवाल था, उनके भ्रष्टाचार का आरोप था, उस मामले में भी उनको आपने क्लीन चिट दिया। तो ये दो ऐसे मामले हैं जिसमें कि लोग पूछेंगे तो क्या गोगोई साहब इसका जवाब दे पाएंगे? मतलब सर संवैधानिक कोई समस्या नहीं है, नैतिकता का केवल इशू है, न्याय के ढंग से किया, नैतिकता का इशू है केवल। नहीं, नैतिकता का नहीं। एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण है कि देखिए हमारे यहाँ जुडिशरी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। और न्याय दिखना के सिद्धांत आज से नहीं, जब से न्यायपालिका का विश्वास हुआ है तब से। तो इसीलिए न्याय दिखना तो चाहिए। तो क्या गोगोई साहब को पता नहीं है कि इस तरह के आप पद लेके न्याय को दिखने वाले सिद्धांत का आपने ऐसी की तैसी कर दी। सर अरुण त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस के लीडर हैं। बताऊं, जब इनके गोगोई साहब के बाद सेक्सुअल हरासमेंट का नहीं, कौन किसने किया ये अलग बात है, कौन पार्टी से पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये देश का मामला है। राजनीतिक पार्टी तो एक पक्ष कहेगी दूसरा विरोध करेगी, ये देश के लोगों का है। न्यायपालिका जो चौथा तब उसका सवाल है, इसको राजनीति से मत जोड़िए। मैं तो गोगोई साहब के साथ जब सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा था तो मैंने उनका समर्थन किया था, चैनल के माध्यम में कहा था कि इस तरह से किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ आप इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन आज तो मैं बहुत दुखी हूं कि न्यायपालिका का आपने विश्वास को बिल्कुल खंडित कर दिया। आपको पद नहीं लेना चाहिए था, अगर अब भी लिए हो तो अगर सदबुद्धि आवे तो उसको छोड़ दीजिए। आप बड़े बड़े काम इस देश में। अरुण त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। भाई अरुण त्रिपाठी जी बहुत स्वागत आपका। मेरा पहला सवाल है आपसे कि जब कांग्रेस करे तो ठीक, जी धन्यवाद, और जब बीजेपी अगर जजों को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब दे तो संविधान विरोधी और लोकतंत्र पे धब्बा, ऐसा क्यों? नहीं ब्रिजेश जी, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कांग्रेस करे तो ठीक और आप करे तो विरोध, ऐसा कुछ नहीं। देखिए बात यहाँ जो ब्रिजेश जी वो ये है कि एक आजादी के समय में एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक नारा दी है कि तुम मेरे पक्ष में निर्णय दो मैं तुम्हें एक संवैधानिक सम्मानजनक पद दूंगा। वही ये चल रहा है। आपको याद होगा कि रंजन गोगोई सत्ता के अनुकूल निर्णय, जितने भी इनके निर्णय थे वो सत्ता के अनुकूल थे, और जिसका प्रतिफल कल राज्यसभा सांसद का नॉमिनेशन उनका हुआ है। आपने शुरू में ही काफी चीजें बताई हैं, फिर भी मैं उसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं कि राफेल सौदा सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि चुनाव के समय तक आपको पता होगा कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस उठाती रहेगी राफेल में घोटाला हुआ है, लेकिन उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उसके साथ आपने ट्रिपल तलाक नहीं बताया, ट्रिपल तलाक भी उन्होंने उनके इस समय में, रंजन गोगोई के समय में आया। ईवीएम का मामला जो था वो भी उन्हीं के समय में था। ट्रिपल तलाक वाले फैसले से दुखी है कांग्रेस, वो भी उन्हीं के समय में था। आप ही ने पूछा। तो कहीं ना कहीं वो तो मेरे से देखिए, शुक्ला जी को बोलिए पहला राउंड है, ऐसे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं शुक्ला जी को बोलिए पहला राउंड है, लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। चुप हो गए, पहले वही कह रहा हूँ कि आप ब्रिजेश जी जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं निसंदेह उंगलियां उठती हैं और उठेंगी। जब आप एक पक्ष को इतना सपोर्ट कर दिए एक संवैधानिक पद पे रहते हुए और बाद में रिटायरमेंट के बाद आपको एक सम्मानजनक पद मिलता है उसी पक्ष से, जस्टिस रंगनाथ जिसके लिए आपने मिश्रा को बेनिफिट आपने किया। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब क्यों दी थी? बहरुल इस्लाम। नहीं देखिए, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने कभी सत्ता के पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया। क्यों 1984 के दंगे की जो उन्होंने जांच की थी उनको क्लीन चिट मिली थी, कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने कांग्रेस को क्लीन चिट थी सिख दंगों की। नहीं देखिए अजय, जितने हमने आपको गिनाए हैं, अगर इतने रंगनाथ मिश्रा कर दिए होते तो फिर बात ही कुछ और होती। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन थी। वो चीजें आज कहना बहुत आसानी होती है। त्रिपाठी जी मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। प्रिंस लेनिन साहब, जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का पद दिया जाना ये कोई पहली नजीर नहीं है, इसके पहले का भी इतिहास है कि तमाम जजों को ऐसा दिया गया। नैतिकता पर तो सवाल उठ सकता है कि आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं पद को, लेकिन संवैधानिक तौर पर तो ये गलत नहीं है। आप इसे गलत क्यों मानते हैं? देखिए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं बना के रखी जाती हैं जो संविधान के दायरे में हो और लोगों के जो आरोप हैं प्रत्यारोप हैं वो सब चलते रहें। आज दो राजनीतिक दल इस देश में प्रमुख हैसियत रखते हैं, जो वो कल तक उन पे आरोप लगाते थे कि फला चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद अपॉइंटमेंट उनको दिया गया,
उनके कार्य को देखते हुए आज जो सत्ता से बाहर हैं वो सत्ता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फला चीफ जस्टिस को पुनः अपॉइंटमेंट दिया गया है सत्ता के पक्ष में निर्णय करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक उस व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है जिससे पीड़ित तो सभी हैं लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। आप क्यों नहीं आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज लाते हैं और स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होगा वो कहीं भी कोई भी तरीके का अपॉइंटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। ये आप बार देने में क्यों नहीं? ये वही जस्टिस गोगोई हैं, जैसा अभी आपने सुना बयान में कि उन्होंने इस चीज को खुद महसूस किया था, कंडेम किया था और कहा था इट्स अ स्कार ऑन द फेस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तब जॉब में थे ना, तब जॉब में थे। तो आज अरे रिटायर होने के बाद बड़ी मतलब पोजीशन ठीक नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, स्टाफ नहीं होता, घर नहीं होता, बिल कौन जमा करेगा, 10 और प्रिविलेजेस होते हैं। थोड़ा तो मतलब तो फिर जब आप सीट पे बैठते हैं और उन प्रिविलेजेस के बारे में जब बखान करते हैं और उपदेश देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपनी भी मर्यादा सीमित रखनी चाहिए ना। आप जब दूसरे पे एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी अपनी तरफ होती है। ये अब कोई कानून बनना चाहिए, आप चाहते हैं कि ताकि 2 सालों तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को जॉब न मिले। क्यों? ये व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए कि एक न्यायाधीश के ऊपर देश की जनता का भरोसा उसके कंधे पे चलता है। इतने महत्वपूर्ण जो निर्णय दिए हैं जिसने देश को एक दिशा दी है, देश में कितने जो विवाद थे उनको खत्म किया है, तो उनकी अभी तो आप जिस बेंच में वकालत कर रहे हैं वहां तो एक सिटिंग जज के घर सीबीआई का छापा पड़ा था, याद है ना? कुछ बिल्कुल याद है। तो लेकिन क्या ये हो रहा है व्यवस्था को जुडिशरी बदलने का काम किसका है? आज व्यवस्था आपके हाथ में आ गई है तो प्रतिफल, जैसा कांग्रेस बता रही है कि राष्ट्रपति प्रतिफल दे रहे हैं, अगर उनको ये पता है तो बीजेपी का क्या एक ही बचाव है राष्ट्रपति को पास क्योंकि प्रतिफल कांग्रेस देने ने की किया पावर इसलिए होनी हम भी चाहिए? कर रहे हैं सर, तो ये चीज जब आपके हाथ में वो व्यवस्था थी तो आप आपने बदलना क्यों नहीं चाहिए। नजीर All right, पेश की? all right. मैं आपसे समझना चाहता हूं मनीष जी कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब जजों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, रंजन गोगोई ने जो किया वो अप्रत्याशित है या एक्सपेक्टेड था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा? कुछ चीजें सामान्य है, कुछ असामान्य है। रंजन गोगोई का पद लेना, वो भी राज्यसभा का सांसद का पद लेना हजम नहीं हुआ ना, असामान्य है। रही बात जजेस के पोस्ट लेने की, तो बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर रिटायर्ड जजेस ही जाते हैं, ठीक। लेकिन वहां पर मैं अरुण जेटली जी से सहमत हूं कि कम से कम रिटायरमेंट के बाद 2 साल का गैप होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, वहां पर जाने पर कोई अमर्यादित वो नहीं रहता है। राज्यसभा का सांसद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं। वो भी ये तो आप अभी समझ रहे हैं ना, हो सकता है आगे स्कोप नहीं, वो तो नहीं हाँ? वो जो स्कोप जिस तरफ जा रहा है, मंत्रिपरिषदों नहीं का विस्तार होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं उस पर भी सहमत नहीं हूँ। हाँ? सुप्रीम कोर्ट का जज जब किसी ट्रिब्यूनल का जज अभी बन तो के रविशंकर जी खतरे में नहीं, किसी ट्रिब्यूनल में जाता है तो वो ठीक है, वो मर्यादा, वहां तक तो मर्यादा ठीक है। लेकिन जब वो राज्यसभा का सांसद बनता है और मंत्री बनेगा, वो ठीक नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो रंजन गोगोई जी का कार्यकाल रहा, जिस हिसाब से इन्होंने बोल्डली चीजों को किया और बाद में जो इनका बदलाव रहा और फिर अब ये राज्यसभा का पद रहा, ये बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करेगा और जो बेहतर नहीं है कम से कम न्यायपालिका के लिए। क्योंकि अभी भी इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आखिरी भरोसा न्यायपालिका पे रहते हैं। आपके रिटायरमेंट होते ही 4 महीने के अंदर आपने राज्यसभा, आप प्रोटोकॉल में 6 नंबर पर है, राज्यसभा का सांसद 21वें नंबर पर है। आपने अपने प्रोटोकॉल से बहुत नीचे आकर पद स्वीकार कर तो लिया। रिटायरमेंट के बाद कौन सा प्रोटोकॉल मनीष जी? अरे हम लोगों गाड़ी की नहीं होती, ड्राइवर नहीं प्रोटोकॉल होता, है, हमारी नजर बिल में कौन है। भरेगा? जो आम भारतीय है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल उसकी नजर में है, उसके दिल में है, और बात सिर्फ इमोशंस की है, तो वहां ठीक नहीं है। अरे तो कल को फिर गाड़ी चाहिए होगी तो कौन देगा? घर कहाँ मिलेगा? तब तो फिर तब आपके इमोशंस नहीं बेचारे के लिए तब फिर काम वो आएंगे जो ना। बदनुमा दाग वाला स्टेटमेंट था, उसको हम फिर वो मान लें कि कसमें वादे प्यार वफा अरे सब कहते बातें रहिए, हैं, इससे बातें क्या क्या फर्क पड़ता नहीं, है? तो ठीक है ना, फिर 2 सब दिन बात आप आलोचना करेंगे ना, पर नहीं, हम बंदे को आलोचना गाड़ी नहीं कर रहे बनवा, हैं। घर तो मिला, सुनिए, बात आलोचना बिल की जमा नहीं होता है। रहेगा टाइम अरे से। विजय जी, जिस पद को सुशोभित इस करके वक्त वो आलोचना हटे नहीं हो हैं। रही है, लोग शॉक्ड हैं, शौक है। आलोचना नहीं है। कम से कम ये सुनने के बाद लोग शॉक्ड हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिली, ब्यूरोक्रेसी में तो ऐसे अनगिनत उदाहरण भी मिलेंगे आपको, जुडिशरी में भी बहुत मिलेंगे। ब्रजेश जी, हमारे देश का नागरिक ब्यूरोक्रेसी को कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली नहीं देखता है, लेकिन जुडिशरी को एक नागरिक की नजर में, खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना एक आखिरी विकल्प के रूप में देखता है।
किसी भी डीएम या उसको नहीं देखता वो, लेकिन एक जज को देखता है। ऐसी एक हर हिंदुस्तानी की एक मन में भावना है कि मुझे अंततः न्याय देर सवेर वहां से जरूर मिलेगा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो कुछ ऐसे ऐसे काम कर रही है कि लोगों का विश्वास जो है वो उन पे डगमगा रहा है। अब अगर गोगोई जी के जो फैसले थे उनको मैं दोबारा नहीं गिनाऊंगा, बेफालतू होगा। सब फैसले जो थे वो कहीं देखा जाए तो एक तरफा थे। अगर हम उस घटनाक्रम को देखें, उनपे अचानक एक युवती जो है वो इल्जाम लगाती है और वो इल्जाम क्लियर होते हैं, फिर फैसले एक तरफा आते हैं और उसके बाद अब ये हो जाता है। जैसा कि सब जगह कहा भी जा रहा है, ये एक सिर्फ इसी केस को हम ना देखें, आगे के लिए भी अगर हम जुडिशरी की फंक्शनिंग अच्छी चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा चलन आगे भी होगा, आज इनकी सरकार है कल किसी की और की होगी, तो सरकार क्या करेगी, जज जो होंगे वो देखेंगे कि भैया मुझे, जैसा आप कह रहे थे कि मुझे पोस्ट रिटायरमेंट गाड़ी और घर और वो चाहिए, तो सरकार के पक्ष में 2-4 फैसले सुना दूं और फिर मैं भी कहीं ना अगर कहीं जाना होगा तो गाड़ी आप थोड़ी दे देंगे उनको। उनको, उनके घर का अरेंजमेंट रहेंगे कहाँ बेचारे? नहीं, मैं थोड़ी ना दूंगा भाई। उनका बिल कौन जमा करने कमाई जाएगा? से जो है उतने में सीमित रहेंगे। ऐसे तो हर आदमी फिर अपने हिसाब से देखने लग जाएगा। फिर इस देश का क्या होगा, इस जुडिशरी का क्या होगा? तो एक लॉ बिल्कुल होना चाहिए कि बिल्कुल बाध्यता होनी चाहिए, 2 साल 3 साल नहीं, बिल्कुल बाध्यता होनी चाहिए कि आप इस तरीके का कोई अपॉइंटमेंट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो निश्चित रूप से ब्रजेश जी जो भी जज होंगे उनमें कहीं ना कहीं मन में यह रहेगा कि हम सरकार के पक्ष में फैसले दे तो हमें आगे आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा। तो जो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी है वो तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। वैलिड पॉइंट। ऑलराइट, बीरेन जी आ गए इस डिबेट में। भाई बीरेन जी, जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए नामित हो गए, अब वो सीजेआई से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा कहलाएंगे। विपक्ष को बड़ी तकलीफ है, बड़ी आपत्ति है और वो गंभीर किस्म के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, रंजन गोगोई चूंकि देश के जज थे और उन्होंने कुछ साल पहले ये शोर मचाया था पब्लिक के बीच में आके कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, आज जजों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन आज लोकतंत्र सुरक्षित हो गया। ये बड़ा 1-1.5 साल में अंतर आया उनके रिटायरमेंट के बाद। तो अब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं, सुरक्षित है। और जिन्होंने शोर मचाया था उनका भी भविष्य सुरक्षित है 6 साल के लिए। अब ये बहस होगी कि कौन बनाया, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, उनका किया खराब था, हमारा सही है, तमाम सारी बातें हैं ब्रजेश जी। लेकिन हिंदुस्तान में डॉक्टर और जज ये भगवान माने जाते हैं पृथ्वी के। इन पर उंगली नहीं उठाई जाती। इनका किया गया उपचार, इनका किया गया इंसाफ भगवान का इंसाफ माना जाता है। अब ये माना जाएगा कि नहीं, जज सरकार के हिसाब से इंसाफ करेंगे क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद पद लेना है। तो ये अब लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन संविधान में जो 4 पिलर बनाए गए उसमें कहा गया कि न्यायपालिका सबसे बेहतर है, जो भ्रष्टाचार और सारे समाज में जितनी विकृतियां हैं सबके खिलाफ फैसले देगी। लेकिन भ्रष्टाचार ना सही, लेकिन पद के लाभ में तमाम फैसले दिए जाएंगे। रंजन गोगोई बताते कि राजनीतिक परिवार से आते हैं, तमाम सारी बातें हैं। आज एक सुनील जोगी का एक व्यंग्य याद आ रहा है ब्रजेश जी, मैंने पहले सुनाया था फिर सुनाता हूं। एक अदालत में मुकदमा चल रहा था, वकील साहब ने जज से कहा कि जज साहब, कानून की किताब के पेज नंबर 27 पर लिखा है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो जज साहब ने कहा भाई वो किताब मंगाओ। किताब आई, पेज नंबर 27 खोला गया तो पेज नंबर 27 में 2-2 हजार रुपए के 10 नोट रखे थे। तो जज साहब ने देखा, वकील साहब से कहा अच्छा तर्क है आपका, ऐसे ही 2 सबूत और पेश कीजिए। तो ये सुनील जोगी जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने ये बात कही है। मिलाड है, अब मिलाड बाद में मंत्री बनने के सोचे, सांसद बनने के सोचे, तमाम सारी बातें हैं। पांडे जी अभी जो फार्मर जज रहे हैं, उन्होंने कहा भी उनको दुख हुआ। देश में इस तरह के लोगों से उच्च कोर्ट के चरित्र की उम्मीद की जाती है। जब कांग्रेस ने ऐसे कर्म किए थे तो उनकी भी आलोचना हुई।
तो क्या बीजेपी भी वही सब करने के लिए आई है जो कांग्रेस की है? किसी गलत काम का बचाव सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि पिछली सरकार ने किया था तो हम भी करेंगे। तमाम सारी चीजें ऐसी हैं। जी वीरेन जी, कंक्लूड करिए। सत्ता की ताकत क्या इतनी है कि वो हर फैसले, हर व्यवस्था, हर जगह हावी है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि बड़ा भ्रष्टाचारी हूं, पंगा ना ले, नाक में दम कर दूंगा, और तू वकील बदलता रह जाएगा, मैं जज ही खरीद लूंगा। तुम कितना जो है आगे चलोगे। अब ये न्यायपालिका का विश्वास और तमाम सारे विश्वास, जो लोग ये फरियाद लेकर घूमते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्या उनको ये पता है कि उनको इंसाफ देने वाला खुद ही उनका कसूरवार है? अब चाहे राफेल पे आओ, किसी पे आओ, तमाम सारी चीजें जी हैं। तो आज का साहित्य है वीरेन जी? बिल्कुल है। हाँ, तत्काल पेश करें। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, वकील हैं, जज हैं और डॉक्टर हैं, जो सार्वजनिक पेशे में है उच्च कोटि तो के। अभी तो आपका रिटायरमेंट काफी दूर है, अभी तो आपके लिए स्कोप है काफी। देखिए, जो कलम कभी बिकी नहीं वो दोबारा कहीं दिखी नहीं, इसलिए कलम बेचो। जो कलम कभी बिकी नहीं वो दोबारा कहीं दिखी नहीं। और मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, और मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते? बिल्कुल तो इस ठीक है। देश में जो सही है वो हमेशा सही रहेगा। अच्छा, आप पत्रकारिता से जब रिटायर होंगे वीरेन जी, तो पोस्ट रिटायरमेंट कोई जॉब लेंगे या नहीं लेंगे, या आप ऐलान करें कि आप नहीं लेंगे? नहीं, हम लोगों को जॉब देगा कौन? हम लोग तो हमेशा उंगली करते रहेंगे, जहां भी रहेंगे आदमी कहेगा ठीक हुआ, रिटायर हुआ, घर बैठे। मतलब मिलेगी नहीं आपको, ये पूरा उम्मीद है। ओके, कह दिया ना, जो उंगली करता है उसको कुछ नहीं मिलता। राइट, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे बहनों भाइयों, तुरंत लौटते हैं और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या कोई एक ऐसा कानून बने कि जजों को 2 साल तक कोई सार्वजनिक पद न दिया जाए, या फिर जस्टिस रंजन गोगोई को तैनात करके, नियुक्त करके भारत के राष्ट्रपति ने कानून के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित किया है, या फिर इसके पीछे कोई और कॉन्स्पिरेसी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। महकी महकी सी रसोई, बहका बहका समन है, चख लूं मैं सब कुछ ऐसी, दिल को लगी लगन है। 100% टेस्टी, 100% हेल्दी, फिटनेस हेल्थ ऑयल। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। नारपा मसाले, स्वाद की असली पहचान। जब खाने में लानी हो जान तो भरोसा करें सिर्फ नारपा मसाले पर। नारपा मसाले। अगर बच्चे और बड़ों का खाना है अलग अलग, तो पशु और बछड़े का एक ही आहार क्यों? बछड़े को खिलाइए अपना पशु आहार बछड़ा। मयूर ग्रुप का अपना पशु आहार। पुर में बेस्ट है तो कुछ और क्यों चुनना? ज्वाइन डॉक्टर दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसे खुद हमारे डिप्टी CM श्री दिनेश शर्मा जी के हाथों मिला है बेस्ट मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर एट एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड 2019। विजिट एक्सेस बिल्डिंग, काकादेव, कानपुर।
बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। वेज पुलाव, पालक पनीर कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। वाओ, ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक। बढ़िया। MDH। क्या कोरोना होने के बाद मौत निश्चित है? जी नहीं, कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना की दवा भी खोजी जा रही है। क्या मास्क पहनने से कोरोना नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ N15 मास्क पहनने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजों ने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ली, सरकारों से उपकृत हुए, बड़े बड़े पद लिए, राजनीतिक पद से लेकर संवैधानिक पद, तमाम डिपार्टमेंट, ट्रस्ट और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो देश का रहा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मसला रहा हो। जस्टिस विष्णु सहाय पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और उन्हें भूल भी नहीं सकते हैं। ये वही जज थे जिन्होंने एक दिन में 100 से ज़्यादा मुलायम सिंह पर मुकदमे हुए थे और रातों रात उन्होंने स्टे दे दिया था। बाद में वही जस्टिस विष्णु सहाय विधि आयोग के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बने थे। मोटे तौर पर अगर आप इतिहास देखें तो जज रिटायरमेंट के बाद जिन जजों ने पॉलिटिकली सरकारों को लाभ दिया होता है या एक माइलेज दिया होता है, उनको जॉब मिलती है, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब आती है। बिरले ही ऐसे हैं जो बच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नामी जज हों या फिर हाई कोर्ट के नामी जज हों, सबका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या फिर ट्रस्ट में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ट्रिब्यूनल में एडजस्टमेंट होता है। और कानून में भी ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि पूर्व हाई कोर्ट जज, पूर्व रिटायर्ड जस्टिस, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों को फला फला पद दिए जा सकते हैं। तो सरकारों ने भी इस तरह की व्यवस्थाएं रखी हैं ताकि वे कैरेट लटका के जजों के सामने रखें और मन माफिक फैसले ले हैं। तो अगर ऐसे में आरोप लग रहे हैं तो ये कोई नया आरोप नहीं है। इस तरह के आरोपों की एक बड़ी श्रृंखला है। मसला यह है कि रंजन गोगोई ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया है, भारत की राजनीति बदल दी है, भारत में सरकारों के कामकाज के तरीके बदल दिए, इसलिए वो चर्चा में है। दूसरा मसला क्या है, अभी तो रिटायर हुए हैं नवंबर में और अभी मार्च में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। आगे मंत्रिपरिषद विस्तार भी है तो संभावनाएं काफी छिपी हुई हैं। मनीष शुक्ला जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनसे मैं समझना चाहता हूं कि क्या ये नैतिकता के दायरे में आता है कि जिस जज ने देश में ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हों जिनसे समाज, राजनीति, ब्यूरोक्रेसी सब कुछ में बड़ा प्रभाव पड़ा हो, उस जज को क्या इतनी तत्काल कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लेनी चाहिए? क्या ये नैतिकता के दायरे में आता है अथवा नहीं आता? देखिए, कोई भी जज हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, अपने जीवन काल में अनंत फैसले सुनाता है। वो चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई जी के बारे में 2-3 वर्डिक्ट पे अभी सवाल खड़े किए गए। एक विवादित ढांचे के संबंध में जो कालजाई फैसला है उस पर आया। तो एक बात तो सबको पता है, लेनिन साहब बैठे हैं और जज साहब बैठे हैं, 2 लोग तो विधि से जुड़े लोग बैठे हैं। वो संवैधानिक पीठ का फैसला था, श्री रंजन गोगोई जी का अकेला फैसला नहीं था। सबको पता है कि हेडेड बाई चीफ जस्टिस, हेडेड बाई था, लेकिन सर्वसम्मति का फैसला था। एक भी जज उससे डिफर नहीं था। और ट्रिपल तलाक पे भी कांग्रेस की आपत्ति है। तो एक चीज अच्छी हुई कि इस फैसले से फिर से कुछ लोग के चेहरे सामने आए हैं जिनको ट्रिपल तलाक से आपत्ति है, जिनको राम मंदिर के फैसले से आपत्ति है, तमाम उन फैसलों से आपत्ति है जिससे देश का मनमानस जुड़ा हुआ था, उनके भी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और रही बात अभी आपने नैतिकता की बात की, देखिए आज हम लोग बैठे हैं, जब तक संवैधानिक रूप से ये सब चीजें मान्य हैं तब तक उस पर ये नैतिकता का सवाल उस व्यक्ति से डिपेंड करेगा जो उस पद को लेने जा रहा है।
हम और आप इस पे कैसे बांध सकते हैं अगर संवैधानिक रूप से वो सही गलत बात नहीं है। नैतिकता एक बिल्कुल निजी कर्तव्य है, निजी कर्तव्य है, निर्भीकता। और इसको तमाम लोग जो लोग बांध रहे हैं वो अपने अगर गिरेबान में झांके। मैं फिर कहूंगा, सुरजेवाला जी का बयान आपने दिखाया, यही सुरजेवाला जी, इन्हीं का बयान मैं कोट करूंगा कि जब वो चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने कहा था अब न्याय की स्थापना होगी, एक ऐसा व्यक्ति बना है। उम्मीद थी ना वो। अब देखिए ब्रिजेश जी, यही मैं कह रहा हूं। अब अगर मैं नाम लूं, यद्यपि मैं नाम लेके नहीं इस पे पढ़ना चाहता, चूंकि मैं पक्षकार नहीं हूं रंजन गोगोई जी का। मैं डिबेट कर रहा हूं, जो आपने डिबेट आयोजित की उस पर मैं भारतीय जनता पार्टी का रसाया नहीं हूं। लेकिन बहरुल इस्लाम जी के बारे में अगर आपको पता हो तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं थे, राज्यसभा सदस्य थे, उनको जज बनाया और फिर जब वो रिटायर हुए तो कांग्रेस ने अपने कोटे से उनको भेजा, मनोनीत नहीं किया। और ये ऐसी श्रृंखला है। नहीं ब्रिजेश जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो विशिष्ट काम जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं उनके लिए वो 12 पद है ही है। नहीं तब कोई खेल की दुनिया से आते हैं, कोई कला की दुनिया से आते हैं। का पार्ट थे। ये विष्णु सहाय वाला केस अच्छे से जानते हो, कभी उनसे भी पूछेंगे। असीम वकार साहब, आपत्ति किस बात पे है? कोई कानूनी रोक तो है नहीं कि भाई फॉर्मर चीफ जस्टिस या जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई पद नहीं ले सकते? उन्होंने लिया तो इसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? और ऐसा इतिहास रहा है भारत में। नहीं सर, देखिए अकेले आसिम वकार आपत्ति नहीं कर रहे हैं जी। आसिम वकार से बहुत काबिल लोग, अभी शुरू में मैंने एक नाम लिया था जस्टिस लोकुर का, वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर है। नहीं, कुरियन जोसेफ साहब ने भी आज आरोप लगाया है। सर आप समझिए बात को, मैं तो कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल कह रहा हूं आपसे, जस्टिस लोकुर कह रहे हैं कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पे सवाल खड़ा हो गया, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वो कानून भी पढ़े हुए हैं, तजुर्बा भी उनके पास है। सीबीआई वर्सेस सीबीआई केस का जिक्र लोग दे रहे थे जब गगोई साहब किए थे, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। ठीक है, नोटेड। सीबीआई वर्सेस इसी तरह की दलील कांग्रेस और ऐसे लोग दे रहे थे। ऑब्जेक्शन नोटेड। सीबीआई वर्सेस सीबीआई का जिक्र नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सर वो भी आपके सामने, ये मेरे ऊपर आप भी आरोप लगा रहे हैं अरुण त्रिपाठी की मैंने ये नहीं बोला। अरे भाई मैं सब फैसले लेके उनके नहीं बैठा हूं। सर मैं आपसे कह रहा हूं सीबीआई वर्सेस सीबीआई का जिक्र नहीं हुआ। हाँ होना चाहिए, वो भी एक फैसला है सर। उस पर भी आदमी को, भाई देश बेवकूफ नहीं है, जान सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं। जस्टिस गोगोई साहब ने जो पद स्वीकार किया है, इससे बहुत से फैसले, बहुत से सवालात खड़े हो गए। हिंदुस्तान में भविष्य की जुडिशरी क्या होगी? क्या इसी तरह के लोग, या जो सरकार से थोड़ा सा प्रेरित होंगे? बिल्कुल दूंगा। सरकार से प्रेरित होंगे, सरकार किस तरह के लोगों को आगे बढ़ाएगी? अभी आपने सुरजेवाला जी का जिक्र किया कि जब जस्टिस गोगोई बनाए गए चीफ जस्टिस, लोकतंत्र बचा था, तो लोकतंत्र बचा रहे थे। सर अगर वो इतने जल्दबाज ना होते और राहुल गांधी उनके बॉस इतने जल्दबाज ना होते और ना तजुर्बेकार ना होते, तो आज जहां खड़े हैं वहां ना होते। ओके, जाने दीजिए। आप किसी पर्सनल कमेंट नहीं। सीबी पांडे साहब, जस्टिस विष्णु सहाय वाला केस भी आपको याद होगा। ऐसी श्रृंखला है, एक बड़ी सीरीज है उत्तर प्रदेश में भी, देश के दूसरे राज्यों में भी, दिल्ली में भी, कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के लिए जजों का जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है ये कोई नया नहीं है। मैं कहता हूं अब ये दौर आया है कि जुडिशरी के जो सीरियस लोग हों, सिंसियर हों, जजेस या जुडिशरी से हैं, लॉ मेकिंग लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सामने आए और इस पर एक प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए और इस पर एक कानून बनना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट जजेस क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ताकि एक नैतिकता, एक शुचिता, न्यायपालिका के प्रति निष्पक्षता ये बनी रहे। सीबी पांडे साहब। जी आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। सवाल ये है कि जुडिशरी को क्या पॉलिटिशियन बचाएंगे? एग्जीक्यूटिव तो बचाएगा नहीं। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि जुडिशरी के प्रति जनता का विश्वास हो तो वो पार्लियामेंट इनके बचाए। जुडिशरी को अपने प्रति जनता का विश्वास है, ये तो जुडिशरी का ही काम है ना। जुडिशरी में जो जजेज हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट में जब वो पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज की है कि न्यायपालिका की जैसी संस्था के जो संविधान ने उनको माना है कि ये सारे जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया है कि सारे फैसले के आप उसका पुनरीक्षण कर सकते हैं, संविधान के भी प्राविधानों का आप पुनरीक्षण कर सकते हैं, सारे कानून का पुनरीक्षण कर सकते हैं, कानूनों को रद्द कर सकते हैं। तो ऐसी न्यायपालिका का जनता का विश्वास बना रहे, ऐसी न्यायपालिका पर यह जिम्मेदारी तो न्यायपालिका के ही न्यायाधीशों का है या न्यायपालिका के लिए जो काम कर रहे हैं।
हम वही बात कर रहे हैं। इससे आप सरकार ने क्या किया, वो तो सरकार तो चाहेगी कि न्यायपालिका हमारे पास बिकी हुई रहे। हम तो आज गोगोई साहब के लिए कह रहे हैं कि गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस न्यायपालिका की व्यवस्था को हम बचाएं। तो इसलिए उनको इस पद को नहीं लेना चाहिए, ऐसे पद को जिसमें कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण फैसले दिए। कुछ ऐसे भी जज हुए हैं फार्मर सीजीआई जिन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब को खारिज किया, नहीं लिया। जस्टिस फार्मर सीजीआई ठाकुर ने, आपको याद है कि उन्होंने उसको नहीं लिया था, उन्होंने ठुकरा दिया था। उनको भी राज्यसभा भेज रही थी, उनको भी ठाकुर को राज्यसभा भेजा जा रहा था। उन्होंने अपना दल, वो आम आदमी पार्टी ने उनको कहा कि आप जाइए, हम आपको भेजेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इतने नहीं, आप देखेंगे हिस्ट्री में खन्ना, जस्टिस खन्ना थे, बहुत सारे लोग थे। खन्ना साहब तो उनको तो मिनिस्टर बना रही थी जनता पार्टी की सरकार ने। कहा खन्ना साहब आपको हम लॉ मिनिस्टर बन रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक दिन के लिए शपथ लिया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया कि नहीं, मैं ये गलत, उनके कहने पर दबाव में उन्होंने। सर मुझे याद है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, केरल में राज्यपाल बनाए गए थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हाँ, उनको तो वो तो राज्यपाल तक बन गए थे, वो जाके प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया करते थे। राज्यपाल इसलिए बन गए सदाशिवम हाँ जी। ये भी स्वामी, वो थे स्वामी, को भी नाम भूल रहा है, जस्टिस सदाशिवम जी। तो ये सब बात, ये सब पद जो लेके सदाशिवम, तो इस तरह जो पद लेके जो लोग इस तरह से न्यायपालिका के, अपने न्यायपालिका का, जिसकी रक्षा करने का, जिसकी स्वतंत्रता का, जिस पर जनता का विश्वास कायम रखने की जिम्मेदारी है, वो लोग पद ले लेके जब इसका दुरुपयोग, इस तरह से दुरुपयोग करेंगे तो न्यायपालिका थोड़ा सा मुश्किल आएगी। ऑलराइट सर, तो सोचने की बात है जजेस, क्या न्यायपालिका की निष्पक्षता वाकई में अरुण त्रिपाठी जी खतरे में है? जी ब्रिजेश जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, गोगोई जी को अगर राज्यसभा में भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसे एक करप्शन होने के संदेश भी दिए जा रहे हैं, कि मतलब एक बढ़ावा दिया जा रहा है कि आगे आने वाले जो भी सीजीआई होंगे या जो भी जजेस होंगे, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत निर्णय ले सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए अभी काफी विद्वान लोग बैठे हैं, वकील वसीम भाई बैठे हैं, तो उन्होंने भी चर्चा की राहुल गांधी की। खैर, राहुल गांधी की चर्चा इस देश में होती रहे, हम ये चाहते रहते हैं। और मैं आपको विजय जी बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार जो आज है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इस देश को चलाना चाहती है। ये सरकार नहीं चला रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे सीईओ होता है, उसके आदेश का अनुपालन किया जाता है, वही काम चल रहा है। गांधी परिवार से आसाम में आसन्न चुनाव और एनपीआर और सीए का विरोध चल रहा है, और रंजन गोगोई आसाम से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आसाम में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो खत्म हो गया है। उसको लाने के लिए ये रंजन गोगोई को लाए कि भैया राज्यसभा को नॉमिनेट किया जाए प्रेसिडेंशियल के थ्रू। और ब्रिजेश जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि वाजपेयी जी की सरकार में आपको याद होगा कि भारत में प्रेसिडेंशियल रूल जैसे वहां अमेरिका वगैरह में है, वैसे लागू करना चाहते थे। खैर, आज इस बात पे चर्चा नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश वही है कि देखिए, वो तो हुआ नहीं, लेकिन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप किसी को चुनते हैं तो ऐसे पद वाले को चुनिए जिसको कि जनता जो है वो प्रश्न चिन्ह न खड़ा करे, कोई संदेश ऐसा गलत न जाए इस देश को कि आपने गलत किया। सिर्फ इस केस को ही नहीं, मैं ऐसे 20 केसेस गिना सकता हूं जहां पोस्ट रिटायरमेंट जॉब जजेस को मिली है। इससे जानते क्या एक इंकरेजमेंट मिलता है, इनको बड़ा पदों का लालच रहता है। ऐसे बहुत से जज हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर जो दंगे होते हैं, न्यायिक आयोगों का गठन होता है, तो उस टाइम जब उस कमीशन का जब चेयरमैन बनाया जाना होता है, तो कौन से नाम निकल के सामने आते हैं? आपने क्या कभी ध्यान नहीं दिया है कि कौन न्यायाधीश बैठ करके कैसे तेज तर्राक जजमेंट्स देता है जिसमें सरकार की किरकिरी होती है? क्या ऐसे न्यायाधीशों को ये सरकार क्यों भूल जाती है? क्यों आचार खन्ना को भूलने की बात उठती है? क्यों? आप बताइए, आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, दोनों पक्ष गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति प्रतिफल देता है, तो क्यों नहीं जब टीएन सेशन जैसा व्यक्ति आपके सामने प्रेसिडेंट के लिए आता है तो आप ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा करके चुनते हैं? क्यों नहीं ये व्यवस्था को आप बदलते हैं, बंद करते हैं कि राष्ट्रपति और जो गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं उस पे किन व्यक्तियों को
बैठाना चाहिए। क्यों राजनीतिक दलों से आए हुए व्यक्ति वहां तक पहुंचते हैं? इस व्यवस्था को बंद कीजिए, पूरी व्यवस्था बदलेगी। इससे क्या निष्पक्षता पर सवाल उठेगा? देखिए, कहीं ना कहीं तो फिर ये बातें, आज आपके पास सत्ता है, आपके पास अपॉइंटमेंट्स की पावर है, आप एक पर्टिकुलर लॉबी लेके चल रहे हैं, नहीं, मुझे नाम याद नहीं है उनका, मायावती की हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में जी, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मायावती के केसेस में कुछ राहत दी थी जी। बाद में वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बनाए गए, चीफ जस्टिस बालाकृष्णन। और नोएडा में एक बढ़िया आवास सरकारी मिला। तो ये क्या दिखता है? तो ये गोगोई अकेले नहीं है, अकेले नहीं है, इतिहास भरा बेचारे पड़ा गरीब है। को तो घेर लिया आप लोगों ने। इतिहास भरा पड़ा है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या ऑर्डर किया था, उनको कौन सा कमीशन दिया गया था? हाँ। और लाइट आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या अब ये वक्त आ गया है और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में रही हैं, जुडिशियरी के साथ उनका जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट रहा है, ये भारत में कोई छिपी हुई बात या मैं कोई रॉकेट साइंस या कोई इन्वेस्टिगेट करके आपको नहीं बता रहा हूं, ये एक सार्वजनिक सत्य है। निश्चित तौर पर यह हमारी न्यायपालिका के लिए एक बड़ा खतरा भी है, उनकी निष्पक्षता पर सवाल है। अब यह वक्त आ गया है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए। आशीष जी। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत ज़रूरी है कि इस पे एक कानून बने। पर मुझे जो सत्ता में बैठे हैं या जो विपक्ष पार्टी है, जो बड़ी कांग्रेस, मुझे ऐसी कोई उम्मीद दिख नहीं रही इन दोनों पार्टियों से कि ये लोग ऐसा कोई अध्यादेश, ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। दोनों ही पार्टी के लोग मेरे ख्याल से पैनल पे हैं, लेकिन आप पूछ के देख लीजिए कि क्या कल को या महीने भर के अंदर आपकी पार्टी ऐसा बिल लेके आएगी कि जिसमें जो ये है बाध्य करे कि जो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से असल में मुझे क्या लगता है ना, जब से इन पॉलिटिकल पार्टीज की पूछ ये जब सत्ता में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे घपले घोटाले में फंसे होते हैं कि इनको एडवोकेट्स की भी जरूरत पड़ती है और जजों की जरूरत भी पड़ती है। आप दिल्ली में उठा के देख लें तो वहां जितने भी बड़े माननीय एडवोकेट हैं, उनका वर्टिकल डिवीजन है। कौन बीजेपी के साथ है, कौन कांग्रेस के साथ है, कौन राज्यसभा जा रहा है, किसको कौन मंत्रालय मिला, कब सरकारें बनी। वकीलों का कब्जा है पॉलिटिक्स में। वो इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो पीछे ऐसे कर्म करके आए हैं कि उनको वकीलों की जरूरत है। जाहिर सी बात है, वकीलों की जरूरत रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये जज को ही इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक, हमारे देश के लिए बहुत ही अपग्रेड तो होगा। कब तक वकीलों की परिक्रमा की जाए भाई? तो आपने ध्यान नहीं दिया कि वो जो कौन से वकील हैं जो आगे जाके जज भी बनते हैं। ऑलराइट, यस मनीष जी, गो अहेड। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हम इस निष्पक्षता जो जनता के मन में भारत की न्यायपालिका के लिए है, उसको मजबूत करें। ये हमारा आपका भी दायित्व है, इस पर काम होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे समान बेमानी इसलिए हो जाता है ये सवाल, क्योंकि जो काम कांग्रेस या भाजपा केंद्र में करेगी वही सपा बसपा स्टेट में करेगी। तमाम हाईकोर्ट के जजेस हैं जो अगर फेवरेबल डिसीजंस देते हैं तो उनको स्टेट के बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स और यहाँ वहाँ किया जाता है। तो ये राजनीतिक दलों का, हाँ, लेकिन इस पर कोई कानून बनना चाहिए और उसकी जो मांग है वो हम लोगों की तरफ से उठनी चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी, जनता को लड़नी पड़ेगी। सोशल एक्टिविस्ट को आगे आना, सोशल एक्टिविस्ट, चाहे वो आरटीआई का मसला हो, चाहे जब भी जनता लड़ी है तभी कुछ निकल कर आएगा, वरना ये वाकई बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जुडिशरी का एक्चुअली हमारे यहाँ जुडिशरी को होली काऊ समझा जाता है, उसकी आलोचना की परंपरा नहीं है इस देश में। हमारी आपकी तो आलोचना हो सकती है। अभी मैंने सवाल किया कि भाई एक सिटिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उनके घर सीबीआई छापा पड़ा, घूस लेके फैसले बदलते थे। बताइए कोई कार्रवाई हुई हो तो? अभी सीबीआई गर्दन दबा देती अगर कोई दूसरे के खिलाफ ऐसा मुकदमा होता, जेल में ठूस आती। नहीं तो वैसे तो देखिए कि छापा डालने के बाद जज साहब से कोई पूछने नहीं गया, वो केस डंप पड़ा हुआ, सीबीआई कोई जांच नहीं कर रही, नहीं तो इसी में बंद पड़ी हुई है जांच। इसी में आगे बढ़ा लीजिए, रंजन गोगोई साहब के ऊपर जो इल्जाम लगा उसको उन्होंने खुद सुना। ये क्या तमाशा है? ऑलराइट, यस मनीष जी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, वो हम बस ये कहना चाहते हैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कि देखिए कोई भी जज होगा वो फैसले देगा। एक दो अभी जिस राम मंदिर के लिए बात हो रही थी बार बार, उसमें रंजन गोगोई के साथ कौन कौन थे? जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं बोबड़े साहब, वो भी थे। आप डिफेंड कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग। तो ये जो चार नजीर, अब्दुल नजीर भी थे उसमें, आपको कोई एतराज तो नहीं? उसमें अशोक भूषण जी भी थे और चंद्रचूड़ जी भी थे।
और सर्वसम्मत का फैसला था। हम इसलिए कह रहे हैं कि इनके नेता ने भी, सभी नेताओं ने राम मंदिर पे सवाल खड़ा किया, ये उचित नहीं है। क्योंकि फैसले पे राफेल पे भी किया, अच्छा, जस्टिस लोया पे भी किया, नहीं लोया सीबीआई भी किया, नहीं आपने कन्हैया कुमार का नाम दूसरी लिया, बात पे भी किया, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ले रहे थे आप, अरे राम मंदिर में इन्होंने क्या किया? देखिए मुझे पता है कि आप लोगों को दुख क्या है, आप बताइए राम मंदिर में क्या किया? अगर आप इनके नेता हैदराबाद के जो नेता है इनके, इस देश में उनका बयान सुनेंगे तो उन्होंने केवल एक बात कही, बताइए कि बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट दिया, इसके बाद 2 लाइन उन्होंने जोड़ दी, पेट्रोल कम नहीं हो रहा, राहुल ये लोग उबर जाए, डीजल कम नहीं हुआ, राहुल गांधी से पूछते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, राहुल गांधी डिपेंड करेगी। अगर कहीं गलती नहीं है। थैंक यू ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की जनता, हमारे सोशल एक्टिविस्ट और न्यायपालिका में बैठे हमारे दिग्गज न्यायविदों को ये बात गंभीरतापूर्वक विचार करने का वक्त है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। जब आप समाज के दूसरे वर्गों से बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं तो न्यायपालिका हमारी अपेक्षाओं का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, और हमें ऐसे जजेस चाहिए जो न्याय करते ही ना हो बल्कि न्याय करते दिखते भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।